नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में अब कुछ नया और बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से मुद्दे बता दिए, ये बता दिया कि आगे कुछ समय में कौन कौन से फैसले वो लेने वाले हैं और इन फैसलों के रास्ते में जो भी आए, यानी कि या तो एनडीए के पार्टनर आए या तो विपक्षी पार्टियां आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो परसेप्शन इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी पीएम मोदी के लिए कि देखो इस बार तो सरकार बहुमत में तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को बैसाखी की जरूरत है। और वो बैसाखी कौन है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और उसके अलावा छोटी पार्टियां भी है जो बार्गेन करने के मूड में है। लेकिन पीएम मोदी ने एक एक करके फैसलों में बता दिया है कि ये बार्गेन करने वाली पॉलिटिक्स पीएम मोदी के साथ नहीं चल सकता, जिस पीएम मोदी को अमेरिका उस समय नहीं झुका पाया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जबकि अमेरिका जैसे देश ने पीएम मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, फिर भी वो अपने रास्ते से भटके नहीं, अपने रास्ते को बदला नहीं। जिस पीएम मोदी को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया, यानी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरा विपक्ष और पूरा देश, यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी ऐसे नेता के साथ वो काम नहीं हुआ जो उनके साथ हुआ। सीबीआई को लगा दिया गया, घंटों घंटे तक पूछताछ की जाती रही, टॉर्चर किया जाता रहा, लेकिन वो टूटे नहीं, आगे बढ़ते रहे अपने मुद्दों पर। वो अब इन दो चार पार्टियों से डिग जाएंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बड़े फैसले लिए, चाहे स्पीकर को लेकर हो या फिर अपने सारे मुद्दों पर स्थिर रहने को लेकर हो। और अचानक से 15 अगस्त का वो इंतजार कर रहे थे कि बजट सत्र खत्म होगा, उसके बाद 15 अगस्त को उन्हें बोलने का मौका मिलेगा और पूरे देश को वो संबोधित करते हुए कहेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। और इसी बात को लेकर उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए और उसमें यूसीसी का मुद्दा उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने मुद्दे, जितने फैसले लेने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था, वो लगभग राम मंदिर का खत्म हो चुका है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं, भव्य मंदिर बन चुका है और आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बदलाव किया गया वो कोई सोच नहीं सकता था। अब बचा यूसीसी, और यूसीसी पर भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सांप्रदायिक कोड, कम्युनल कोड नहीं चलेगा, अब सेकुलर कोड की जरूरत है और सेकुलर सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया जाएगा। और जैसे ही पीएम मोदी ने यह बात बोली, सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए और साथ ही रात भर यह चलने लगा कि कैसे इस मुद्दे को दबाया जाए। मीडिया में वो जो कि वामपंथी एजेंडे को लेकर चलते हैं, वो मीडिया हाउसेस जो कि पीएम मोदी का पैर खींचने में लगा हुआ है, एक ऐसे दबाव बनाने की कोशिश करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस मुद्दे को उठाया तो उनके गठबंधन में फूट पड़ जाएगी। रात भर इधर से उधर पीएम मोदी के भाषण के बाद घूमता रहा और बाइट लेता रहा, यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी से भी पूछने लगा यूसीसी लागू होगा तो आप किसके पक्ष में रहेंगे। ये चिराग पासवान की पार्टी है जिसने ये कह दिया कि जब ड्राफ्ट तैयार होगा तो हम सोचेंगे, लेकिन नायडू से जाकर बात करने लगा। उनके नेताओं ने कह दिया कि हम तो मुसलमानों का साइड लेंगे, यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं से भी बात करते हुए ये कोशिश की कि ये लोग साफ तौर पर कहें कि हम तो समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से। लेकिन क्या पीएम मोदी ने, अमित शाह ने ये जो मुद्दा सामने रखा है, जो बात कही है कि पूरे दुनिया में हिंदुओं को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुस्तान में हिंदू समर्थक सरकार चाहिए, और अगर हिंदू समर्थक सरकार नहीं होगी तो आज बांग्लादेश में जो स्थिति है वो और कठिन दौर से हिंदू वहां के गुजर सकते थे और वर्स्ट कंडीशन हो सकता था। वहां से अब तक
लाखों में हिंदू पलायन कर गए होते। अभी डटकर मुकाबला कर रहे हैं और भारत सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश पर नजर रखे हुए है, बांग्लादेश सहम रहा है, डर रहा है। वहां के केयर टेकर गवर्नमेंट के मुखिया ढाकेश्वर मंदिर जा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सेना को भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरीके से उन जिहादियों का समर्थन कर सके। ऐसा नहीं होगा, ये पाकिस्तान वाली स्थिति हो जाएगी जैसे कांग्रेस के सरकारों के समय में हुआ करता था। चाहे हम बांग्लादेश को आजादी क्यों न करवाएं, लेकिन 1971 से पहले पाकिस्तान ने जितना अत्याचार मुसलमानों पर किया बांग्लादेश के अंदर, जो उस समय पूर्वी बंगाल कहलाता था, वो पूर्वी पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान के अंदर वो कम था हिंदुओं के तुलना में। इसलिए हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया मुसलमानों से दुगना तिगुना था, क्योंकि भारत की सरकार हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं थी। ये बातें उन्होंने कही और साथ ही राहुल गांधी को आईना दिखाया कि ये जो सारे लोग, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां मिलजुल कर जिस तरीके से ये लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे, जातीय आधार पर रिजर्वेशन जो मिल रहा है उसको और बढ़ाना चाहिए, हम जातीय सर्वेक्षण करवाएंगे। जात पात की राजनीति हिंदुस्तान में करते रहोगे तो हिंदू पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक कमजोर कौम माना जाएगा। ये कई मुद्दे थे, लेकिन उसमें यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति विपक्षी पार्टियों में है। लेकिन क्या पीएम मोदी और अमित शाह ने यही सोचा कि चंद्रबाबू नायडू हमारा साथ नहीं देंगे? हो सकता है नीतीश कुमार साथ देने में हिचकिचाएं या कुछ और पार्टियां साथ देने में हिचकिचाहट महसूस करें, तो क्या यूसीसी पास नहीं होगा? इसलिए ये जो 15 अगस्त का भाषण है और यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने जो बात कही है, उससे पहले पूरी लिस्ट तैयार हो रही थी। ये तय किया जा रहा था कि जब सदन में आएगा, संसद के अंदर जब बिल आएगा, तो उस समय हमारा साथ कौन कौन देगा। और इसलिए ये देखा गया कि अभी विपक्षी पार्टियां जो है उनमें से 6 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो कि यूसीसी के मुद्दे पर कंफ्यूज्ड है, वो हमारा साथ देगी। विपक्षी पार्टियों की बात है, 6 पार्टियों में सामने से देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी है। अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कंफ्यूजन देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उसके सारे सांसद सदन छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें वॉकआउट करना ही था। अगर वो विरोध में जाते तो फिर उनकी समस्याएं ग्राउंड में बढ़ती, वो जीत नहीं पाते। लेकिन अगर वो समर्थन करते हैं तो उनके सहयोगी पार्टियां जो अघाड़ी का गठबंधन बनाया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, राहुल गांधी जैसे लोग वहां पर इनके सर पर बैठे हुए हैं, इधर से उधर बात नहीं कर सकते। लेकिन ये कंफ्यूजन यूसीसी पर नहीं रहेगा, यूसीसी पर तो उन्हें मोदी का साथ देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू इधर से उधर होते हैं तो वहां पर एक और पार्टी है वाईएसआरसीपी, जगनमोहन रेड्डी भी तैयार हैं और पवन कल्याण तो पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यही नहीं, तमिलनाडु की कम से कम 3 ऐसी पार्टियां हैं जो कि मोदी का समर्थन देने के लिए तैयार है, छोटी छोटी पार्टियां हैं। राजस्थान की 2 पार्टियां हैं जो कि मोदी का साथ देने के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट की 4 पार्टियां हैं जो मोदी का साथ देने के लिए तैयार होगी। संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो 6 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, वहीं तक नहीं है कि विपक्ष के इन पार्टियों ने समर्थन देने का आश्वासन दिया है, बल्कि इसके अलावा कुछ लाइक माइंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सांसद भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर सोचा है कि ये मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह की स्थिति है। यही अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनाव तो जीत नहीं पाए, लेकिन बंगाल में बोला कि क्या फायदा हुआ राहुल गांधी के मुस्लिम परस्त नीतियों से। यहां पर मुसलमानों ने टीएमसी का साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव का सहारा न मिले तो जैसे पिछले कई चुनावों में जहां अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं था, 2019 में देख लीजिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में देख लीजिए 2022 के, उन सब में मुसलमानों ने
2% भी वोट कांग्रेस को नहीं दिया। यानी कांग्रेस परस्ती से काम नहीं चलेगा। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो हम अपने क्षेत्र में ऐसे धकेल दिए जाएंगे कि मुखिया का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर ही इस बात के लिए चर्चा है कि कई सांसद कांग्रेस के हैं जो कि यूसीसी के मुद्दे पर अगर सीधे तौर पर समर्थन नहीं देंगे तो इनडायरेक्ट समर्थन देंगे, वो वॉकआउट करने के लिए तैयार हैं। 32 से ज्यादा सांसद विपक्षी पार्टियों के हैं जो कि मोदी के साथ देने के लिए तैयार हैं यूसीसी के मुद्दे पर। कांग्रेस को तो मोदी ने कंगाल कर दिया है। शाह और मोदी की यही रणनीति है जो कांग्रेस की बेचैनी का कारण बना हुआ है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, जयराम रमेश, ये जो बार बार हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी के सिटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठाकर यूसीसी के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से एक इस्लामिक एजेंडा है। यहां के मुसलमान संगठन, मुस्लिम संगठन जो भी है, मुसलमान नेता, ये क्या कहता है, जय भीम की बात करके दलितों के साथ अपना वही एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है जैसे यूरोप में या अमेरिका में जो मुस्लिम संगठन, मुसलमान नेता, मुस्लिम लोग हैं, वो वहां के ब्लैक के साथ अपना इंटरैक्शन पैदा करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके मुद्दों पर साथ देंगे और वहां पर नस्लीय भेदभाव की बात करेंगे। उसी तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति में होता है। ये मुसलमानों ने जिस तरीके से दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश की है, इससे हिंदुओं में विभाजन होता है और कांग्रेस उसी रणनीति में चलती है। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने यूसीसी की बात की, वैसे ही जयराम रमेश जैसे नेता, यानी खड़गे जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, ये सामने में आकर क्या कहने लगे कि ये अंबेडकर का अपमान है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर ने यूसीसी का विरोध किया था? यूसीसी का विरोध तो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने किया था। उन्होंने तो जबरदस्ती आर्टिकल 44 जुड़वाया कि नहीं, अभी अगर आप लोगों को लगता है कि अनुकूल स्थिति नहीं है तो बाद में जब भी अनुकूल स्थिति हो यूसीसी लागू करो। यानी कि लाइक माइंडेड पार्टीज और लाइक माइंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, इन लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मोदी के एक फैसले, एक ऐलान ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के अंदर खलबली मचाई है, कांग्रेस को कंगाल कर दिया है। अगले कुछ महीनों के अंदर यह देखने को मिलेगा कि कांग्रेस टूट फूट होने लगी कांग्रेस के अंदर और कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके नेता मुंह ताकते रह जाएंगे और उसके सांसद इधर से उधर पलट जाएंगे। यही रणनीति रही है और इसलिए पूरे आश्वासन के साथ पीएम मोदी ने जो 15 अगस्त को मुद्दा उठाया है वो विपक्षी पार्टियों के विनाश का कारण बनने वाला है। इसलिए बेचैनी इनके अंदर है, सेटिंग गेटिंग में लगे हैं और एनडीए में फूट डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।